हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आज के सेशन में हम लोग रिजॉल्विंग ऑफ फोर्सेस के कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उसी के थ्रू इस क्वेश्चन को करेंगे। और ये क्वेश्चन आपका गेट का क्वेश्चन है और इस गेट के क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कितनी डिफिकल्टी आती है हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और हमें क्या क्या चीज़ें एक्स्ट्रा सीखनी पड़ेगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ये गेट का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आपके फोर्सेस कंपोनेंट आपको एटलीस्ट आना चाहिए, अदरवाइज फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाती है आगे। तो ये हमारा बेसिक है, इसको हम लोग सीखेंगे अच्छे तरीके से। पहले हम लोग क्वेश्चन को छोड़ दें, उसके पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को सीख लें। तो क्वेश्चन से पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। कॉन्सेप्ट में हमारा ये रिजॉल्विंग ऑफ फोर्सेस। रिजॉल्विंग ऑफ फोर्सेस, यहाँ पर अगर हम लोग ऐसा देखें कि फोर्सेस आपका होता है किसी भी सिस्टम पे, वो दो तरीके से एक्ट करता है। या तो वो जो फोर्सेस होंगी या तो वो कनकरेंट होंगी या तो वो नॉन कनकरेंट होंगी। अगर हमारी कनकरेंट है तो इसके लिए कंडीशन क्या होती है, नॉन कनकरेंट होती है, इसके लिए कंडीशन क्या होती है। कनकरेंसी ऑफ फोर्सेस का कंडीशन ये होता है कि किसी भी सिस्टम पर या किसी भी सिस्टम पर n नंबर ऑफ फोर्सेस अगर एक्ट कर रहे हैं तो सब फोर्सेस की एक लाइन ऑफ एक्शन होती है। वो लाइन ऑफ एक्शन किसी न किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कोइंसाइड करनी चाहिए। अगर ऐसा पॉसिबिलिटी हो रहा है तो ऐसे फोर्सेस के सिस्टम को हम लोग बोलते हैं कनकरेंसी। ठीक है, तो सपोज कीजिए कि यहाँ पर एन नंबर ऑफ फोर्सेस आपके लग रहे हैं इस पॉइंट पर या इस बॉडी पर। ठीक है, और सबकी लाइन ऑफ एक्शन हमने देखा तो इस पॉइंट से पास हो रही है, तो इसको हमने बोला कनकरेंट फोर्सेस। नॉन कनकरेंट फोर्सेस का मतलब ये होता है कि आपके पास जितने भी सिस्टम पे फोर्सेस लग रहे हैं सभी की लाइन ऑफ एक्शन एक पॉइंट पर कोइंसाइड नहीं करेगी। अगर हम लोग बात करें तो सपोज करिए दिस इज द F1, ठीक है, एंड दिस इज द F2 एंड करेस्पॉन्डिंग दिस इज मैग्नीट्यूड F3 and this is magnitude F4 and corresponding direction is also shown. So let's consider that this is the A point junction of F1 F4, and this B junction is the F2 and F1, and this junction C is the F2 and F3, and this is the junction of F3 and F4। ठीक है, तो डायरेक्टली हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर कभी ना कभी लाइन ऑफ एक्शन ये F1 का और F4 का इस पॉइंट पर कोइंसाइड करेगा, ठीक है, तो F1 और F4 एक दूसरे के कनकरेंट फोर्सेस हो गए। लेकिन कभी भी इन फ्यूचर ए पॉइंट पर ना तो F का लाइन ऑफ एक्शन आएगा, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन इसका यहाँ से चला जाएगा, पास हो जाएगा, और ये लाइन ऑफ एक्शन यहाँ से पास हो जाएगा। तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन और इसकी लाइन ऑफ एक्शन यहाँ पर कोइंसाइड करेंगी, बट द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दिस फोर्स will be passes from here to here. So directly we can say that it cannot be, this line of action cannot be coincide at any time at junction C. So we can say that F2 and F3, F2 and F3 are the or coincide to each other, means F2 and F3 are concurrent. Corresponding F1 and F4 are concurrent, F3 F4 are concurrent, F2 and F1 are concurrent। बट अगर हम लोग यहाँ पर कनकरेंसी देखें तो F2 F1 कभी भी इस पॉइंट पर कोइंसाइड नहीं करेंगे, तो इसका मतलब F2 ये सारा सिस्टम जो फोर्सेस लग रहे हैं ये कभी भी कनकरेंट नहीं हो सकती। इसका मतलब ये नॉन कनकरेंट हुआ। तो यहाँ पर हम लोग स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिख लेते हैं। ठीक है, तो E स्टैंड फॉर स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन, ठीक है, तो यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट लिख दे रहा हूँ, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं E इज इक्वल टू 2, E इज इक्वल टू 3। अगर हम लोग इस 2 की बात करें तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे concurrent and coplanar forces, concurrent and coplanar forces। नेक्स्ट है इक्वल टू 3, इसको हम लोग बोलेंगे नॉन कंकरेंट, नॉन कंकरेंट एंड कोप्लेनर। तो यहाँ पर अगर हम लोग कह सकते हैं कि समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 करेस्पॉन्डिंग समेशन एफ वाई इक्वल टू 0। सो दो इक्वेशन यहाँ पर होंगी। ये एक्स वाई को हम लोग मान रहे हैं कि हमारा एक एक्सिस एक्स होगा, दूसरा आपका वाई एक्सिस होगा।
तो ये एक्स वाई प्लेन हो गया, यानी एक ही प्लेन पर लग रहे हैं दोनों, तो इसके लिए कोप्लेनर बोलते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करें E इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पर हम लोग कैसे कहेंगे, नॉन कनकरेंट, सॉरी, दिस इज द concurrent and non coplanar forces। अगर इसमें हम लोग एक्सप्लेनेशन इसका देखें कि क्या क्या होगा, तो एक होगा समेसन एफ एक्स इक्वल टू जीरो, समेसन एफ वाई इक्वल टू जीरो, कॉमा समेसन ऑफ एफ जेड इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट थिंग अगर हम लोग बात करें, फर्स्ट दिस इज द सेकंड एंड दिस इज द थर्ड एंड दिस इज द फोर्थ, ई इज इक्वल टू 6, दिस इज in the form of non-concurrent non-concurrent and non-coplanar forces, नॉन कोप्लेनर फोर्सेस। ठीक है, तो यहाँ पर E इज इक्वल टू 6 जो है, यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्या क्या हो पाएगा। E इज इक्वल टू 6 का कहने का मतलब ये समेसन एफ एक्स जीरो, कॉमा समेसन एफ वाई इक्वल टू जीरो, कॉमा समेसन एफ जेड इक्वल टू जीरो, करेस्पॉन्डिंग समेसन ऑफ मोमेंट अबाउट एक्स एक्सिस इक्वल टू जीरो, समेसन ऑफ मोमेंट अबाउट वाई एक्सिस इक्वल टू जीरो, समेसन ऑफ मोमेंट अबाउट जेड एक्सिस इक्वल टू जीरो। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये आपकी E इक्वल टू 6 इक्वेशन होगी। कौन से केस में? नॉन कनकरेंट। नॉन कनकरेंट मतलब, फिर से मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, नॉन कनकरेंट मतलब किसी भी सिस्टम पे अगर n नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं, तो n नंबर ऑफ फोर्सेस किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगे उसके लाइन ऑफ एक्शन, ऐसे फोर्सेस को हम लोग नॉन कनकरेंट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, ये जो E इक्वल टू 6 हमने लिखा, उसको हम लोग इस तरीके से सीख सकते हैं कि मान लीजिए कि ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गई, ये आपकी जेड एक्सिस हो गई। ठीक है, तो हर, अगर हम लोग बात करें तो इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में समेसन एफ एक्स इक्वल टू जीरो, इस डायरेक्शन में बात करें तो समेसन ऑफ एफ वाई इक्वल टू जीरो, इस डायरेक्शन में बात करें तो समेसन ऑफ एफ जेड इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब ये तीनों पॉइंट एक सेक्शन पर, यानी तीनों की लाइन ऑफ एक्शन जो फोर्सेस के हैं, ये एक पॉइंट पर कॉन्साइड कर रहे हैं, तो ये आपके कनकरेंट होंगे। लेकिन अगर ऐसा कोई फोर्स लग जाए जो यहाँ पर आपका मूवमेंट दे दे, तो यहाँ पर अगर हम लोग बोलेंगे कि एक्स एक्सिस रोटेट कर रही है, अगर रोटेशन जीरो रखना है तो समेसन ऑफ मूवमेंट अबाउट एक्स इक्वल टू जीरो, summation of movement about y axis equal to जीरो, summation of movement about z axis equal to जीरो। तो यहाँ पर इक्वेशन का नाम दें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, दिस इज द फोर्थ, दिस इज द नंबरिंग फिफ्थ, and this numbering is six। Directly we can say that this is the नॉन concurrent forces। नॉन concurrent forces की मूवमेंट की वैल्यू आपकी आएगी आएगी। एंड नॉन कोप्लेनर मीन्स स्पेस स्ट्रक्चर। Non-coplanar means space structure. It means directly 3D, three-dimensional parameter we can see in the space structure. If he's talking about coplanar, it means this is the plane structure. Plane structure in the two dimension, in those structure two-dimensional can we see like that. This is the x-axis and corresponding this is the y-axis. So this is the summation of forces equal to zero, and corresponding this force equal to 0, and also we know that Fy is equal to 0, and we also can say that movement about x और y एक्सिस। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग कहें इस एक्सिस के अबाउट भी रोटेशन हो सकती है, इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो सकती है। तो देखिएगा, जब भी हम लोग फोर्स लगाएंगे तो या तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा या तो वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। जब एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा तो वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, जब वाई एक्सिस के पैरेलल परपेंडिकुलर होगा तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। तो हम लोग ये बोलेंगे कि दोनों में से किसी एक ही एक्सिस के साथ मूवमेंट आ सकता है, तो हम लोग बोलेंगे समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट एक्स और समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट वाई इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, यहाँ पर और वगैरह हमने क्यों लिखा, प्रॉपर स्पेसिफाई हमने कर दिया, क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स अगर एक्स एक्स के परपेंडिकुलर होगा तो वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, अगर y के पैरेलल होगा तो आपके x एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। और हम लोग जानते हैं जो मोमेंट का कॉन्सेप्ट होता है,
फोर्स क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऑफ द डिस्टेंस का होता है, ठीक है, वेक्टर एफ क्रॉस वेक्टर आर, ठीक है। तो वेक्टर एफ का जब हम लोग इसको रिजॉल्व करेंगे तो वेक्टर एफ का मॉड एफ, ठीक है, मींस रिजल्टेंट दिस फोर्स दिस रिजल्टेंट डिस्टेंस इनटू साइन ऑफ थीटा, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि ये आपका मूवमेंट आपका मैक्सिमम तभी होगा जब आपका थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए, बिकॉज ऑल्सो नो दैट साइन थीटा साइन 90 इज इक्वल टू साइन 90 इज इक्वल टू 1 एंड साइन 0 इक्वल टू 0। तो हम लोग ये कहेंगे कि अगर ये आर डिस्टेंस है, मतलब कि ये रेट मतलब डायरेक्शन डिस्टेंस है, और ये आपका फोर्स है, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री बनेगा, तभी आपका मोमेंट आपका क्या होगा, मैक्सिमम। तो यहाँ पर अगर x के परपेंडिकुलर रखेंगे तो y के पैरेलल होगा। y के पैरेलल कहने का मतलब थीटा इज इक्वल टू y के साथ जीरो बनाएगा। तो जिस एक्सिस के साथ जीरो बनाएगा वहां पर कोई मूवमेंट नहीं आएगा, क्योंकि f और साइन जीरो हो जाएगा वहां पे। जिसके साथ 90 डिग्री बनाएगा उसी के साथ ये क्या देगा, मूवमेंट देगा। तो इस बात को ध्यान रखना है यहाँ पर। और अगर हम लोग इसी को एक्सप्लेन यहाँ पर करें तो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर यानी वाई और जेड एक्सिस साथ पैरेलल, ठीक है। तो यहाँ पर वाई के परपेंडिकुलर एक्स और वाई, एक्स और जेड के साथ क्या हो जाएगा, पैरेलल, जेड के परपेंडिकुलर एक्स और वाई। इसका मतलब हम लोग कहेंगे एक्स और वाई जेड तीनों का एक साथ नहीं हो सकता, तो अलग अलग हम लोगों ने लिखा, समेशन एम एक्स जीरो, समेशन एम वाई जीरो, समेशन मूवमेंट अबाउट जेड इक्वल टू जीरो। तो ये आपका जो है वो कोप्लेनर, ये आपका कोप्लेनर एंड नॉन कंकरेंट फोर्सेस है। ये आपका नॉन कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्सेस सिस्टम का, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। तो इसके बाद हम लोग अब सीखते हैं, ये हमने इक्विलिब्रियम इक्वेशन देखा, अब रिजॉल्विंग ऑफ फोर्सेस को सीखते हैं। जब भी आपको रिजॉल्विंग ऑफ फोर्सेस का कॉन्सेप्ट आए तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ नहीं, हमें इसके क्वाड्रेंट एक्सिस को ड्रॉ करना है। एक एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई, ये इधर का डेटा हम लोग जानते हैं कि ये आपका वाई वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस के अगर हम लोग राइट साइड लिखें तो हर डेटा एक्स का पॉजिटिव होगा। अगर वाई साइड के लेफ्ट साइड देखें तो हर डेटा एक्स का निगेटिव होगा, ठीक है। अगर हम लोग एक्स एक्सिस के ऊपर देखें तो वाई का हर डेटा पॉजिटिव होगा। अगर एक्स एक्सिस के हम लोग नीचे देखें तो वाई का हर डेटा आपका निगेटिव होगा। तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन होता है कि आपका कहाँ पर पॉजिटिव एक्स होगा, कहाँ पर निगेटिव होगा। तो आप समझ गए होंगे, तो इसलिए मैं इरेज कर दे रहा हूँ इसको, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। बस हमें क्या करना है, जो आवश्यकता वो हम आपको बता रहे हैं। इसमें क्या करना हम लोग को कि बस हमें साइन देखना है, ठीक है, और रोटेशन कितना होगा। जैसे मान लो कि हमने ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज द थर्ड एंड दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हमें क्या देखना, अगर हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट को यहाँ से ले कंसीडर करें तो ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, करेस्पॉन्डिंग ये वाई एक्सिस होगा। यहाँ से अगर कोई फोर्स है यानी ये एफ, तो हमें क्या करना, हमें पहले इस एरो को देखना है, क्योंकि जो फोर्स है आपकी वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी में हम लोग जानते हैं मैग्नीट्यूड और एंड डायरेक्शन दोनों की रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो दोनों की रिक्वायरमेंट है, तो हमें दोनों देखना पड़ेगा। यहाँ पर एक्स डायरेक्शन हो गया, ये आपका वाई डायरेक्शन हो गया। मान लो यहाँ से थीटा है, तो हमें डायरेक्शन देखने के लिए अगर हमारा जो थीटा की मिनिमम वैल्यू हो सकती है वो जीरो हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू 90 हो सकती है। अगर हमारा एक बार हमने थीटा को जीरो कर दिया यानी ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, और वाई के एक्सिस के साथ क्या हो जाएगा, जब थीटा इक्वल टू 90 परपेंडिकुलर, यानी हमारा इसी एक्सिस में ये रोटेट कर सकता है, इस फोर्सेस का रिजोल्यूशन होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि एक्स एक्सिस पर इसका एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन आएगा, इस एफ का एक वर्टिकल प्रोजेक्शन आएगा। तो ये जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन आएगा इसको बोलेंगे आपका एक्स डायरेक्शन में जो आपका फोर्स का कंपोनेंट आया। जो वर्टिकल प्रोजेक्शन यानी इसको हम लोग प्रोजेक्शन बोलते हैं। जो वाई डायरेक्शन में आपका प्रोजेक्शन आएगा उसको हम लोग बोलेंगे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स, ठीक है। तो कंपोनेंट आपको करना कैसे है वो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जिसके साथ जिस एक्सिस के साथ थीटा गिवन है, या तो वो एक्स एक्सिस के साथ थीटा गिवन होगा, या तो वो वाई एक्सिस के साथ थीटा गिवन होगा। जिस एक्सिस के साथ आपका थीटा गिवन है उसके साथ हमें कॉस देना है, और जिस एक्सिस के साथ थीटा नहीं गिवन है उसको हमें साइन देना है। और ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जो हमारी थीटा की वैल्यू है वो मिनिमम जीरो और मैक्सिमम 90, इससे बाहर आपका नहीं जा सकता इसके फोर्सेस, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए इस कॉन्सेप्ट में, तो इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पर देखिएगा इस फिगर में, तो यहाँ पर थीटा दिया हुआ हॉरिजॉन्टल के साथ, तो यहाँ पर बनाएगा एफ कॉस थीटा,
और वर्टिकल के साथ कोई नहीं दिया हुआ और ये थीटा मैक्सिमम 90 हो सकता है, तो ये कंपोनेंट आएगा एफ साइन थीटा। तो ये आपका कंपोनेंट हो गया। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा एफ कॉस थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा एफ साइन थीटा। ये पहला एग्जांपल था। दूसरा अगर हम लोग देख लें दोस्त, और इसकी साइन कैसे आएगी, डायरेक्शन कैसा आएगा, तो हमें देखना है यहाँ से देखो, ओरिजिन से इसकी डायरेक्शन दूर जा रही है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक्स एक्सिस पर आप जाइए और ये जो डायरेक्शन आपने दूर का बनाया सेम एज इट इज आप यहाँ पर भी दूर बना दीजिए। इसकी भी डायरेक्शन कहाँ हो जाएगी, दूर की तरफ हो जाएगी। अगर हम लोग वाई डायरेक्शन में देखें तो इसकी भी डायरेक्शन ओरिजिन से आप दूर बना दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका ऐसे सेम एज इट इज, ठीक है। तो दूसरे केसेस में अगर हम लोग देखें तो ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। अब यहाँ पर एक फोर्स आया ऐसा जिसका हमने नाम दिया एफ, और ये वर्टिकल से क्या बना रहा है, वर्टिकल से थीटा बना रहा है। अगर अब हम लोग देखें तो यहाँ पर आपका वर्टिकल से थीटा बना रहा है, तो इसका मतलब जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट आया, यानी ये थीटा की वैल्यू मिनिमम 0 और मैक्सिमम कितना होता है, हो सकता है 90 हो सकता है। तो 0 जाएगा तो वाई एक्सिस पे जाएगा और मैक्सिमम जाएगा तो एक्स एक्सिस पे। यानी जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट आएगा, देखिए हॉरिजेंटल के साथ थीटा नहीं बनाया तो इसके साथ हमें साइन करना पड़ेगा, तो इसको लिखेंगे एफ साइन थीटा। अगर हम लोग वर्टिकल के साथ देखें तो इसके साथ थीटा बनाया तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, एफ कॉस थीटा। कोई दिक्कत हो तो जरूर बताना दोस्त, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। अगर हम लोग यहाँ पर देखें मैग्नीट्यूड तो हमारा आ गया, अब हम लोग साइन की बात करते हैं, डायरेक्शन की, क्योंकि आपकी फोर्स आपका वेक्टर क्वांटिटी जैसे अभी हमने यहाँ पर बताया। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि एफ जो डायरेक्शन आ रही है इस फोर्स की वो टुवर्ड्स द सेंटर आ रही है, ठीक है। एफ की जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, यानी जो फोर्स लग रहा है इसकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ है, ओरिजिन की तरफ है, तो हमें ओरिजिन की तरफ दोनों के कंपोनेंट को बनाना पड़ेगा। तो अगर हम लोग देखें तो ये आपका ओरिजिन की कहाँ बन जाएगा, ओरिजिन की तरफ बन जाएगा इसका डायरेक्शन, ठीक है। इसका डायरेक्शन कहाँ बन जाएगा, ओरिजिन की तरफ। सेम एज इट इज इसका डायरेक्शन कहाँ बन जाएगा, ओरिजिन की तरफ, यानी ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो जाएगा। तो हमें डायरेक्शन एफ कॉस थीटा भी पता, मैग्नीट्यूड पता चल गया और डायरेक्शन कहाँ, टुवर्ड्स द सेंटर। एफ साइन थीटा पता चल गया, डायरेक्शन कहाँ, टुवर्ड्स द सेंटर, बिकॉज द रिजल्टेंट फोर्स, इसको हम लोग बोलते हैं रिजल्टेंट फोर्स। ये रिजल्टेंट फोर्स किधर की तरफ लग रहा था, सेंटर की तरफ लग रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंपोनेंट का हमने ले लिया। तीसरा एग्जांपल अगर हम लोग ऐसा लें कि यहाँ पर एक ऐसा कंपोनेंट था, ये आपका एक्स एक्सिस था और ये करस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस था। यहाँ पर हमारा 100 किलो न्यूटन, यानी 100 किलो न्यूटन को नहीं रखते हैं, मान लो उसको हमने पी फोर्स बोल दिया, इज इक्वल टू पी। अब यहाँ से हॉरिजेंटल से आपका थीटा लग रहा है, तो आप देखिएगा ओरिजिन से दूर जा रहा है, तो ओरिजिन से दूर डायरेक्शन दोनों का बना दीजिए, ठीक है। ओरिजिन से दूर डायरेक्शन बना दीजिए और यहाँ के साथ थीटा है तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट कितना आ जाएगा, इसके साथ थीटा है तो यहाँ पर कॉस आ जाएगा, पी कॉस थीटा। और ये आपके साथ वर्टिकल है, इसके साथ थीटा नहीं बनाया, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे पी साइन थीटा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिजॉल्विंग कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्सेस, ठीक है। फोर्सेस को हम लोग रिजॉल्व कैसे करेंगे। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन हमारा ये था कि ये आपकी एक बॉडी है, ठीक है, और इस बॉडी का जो वेट है ये आपका W इक्वल टू 100 किलो न्यूटन डाउनवर्ड की तरफ। जब भी आपकी ग्रेविटी फोर्स होगी वो हमेशा डाउनवर्ड लगेगा टुवर्ड्स द ग्रेविटी। यहाँ पर इसने बोला कि यहाँ पर एक फोर्स है जिसकी मैग्नीट्यूड हमें नहीं पता, एक फोर्स है जिसकी मैग्नीट्यूड हमें पता है 40 किलो न्यूटन, एंड वन मैग्नीट्यूड इज ऑल्सो अकरिंग लाइक दिस, एंड दिस मैग्नीट्यूड इज द 90 किलो न्यूटन। सो आई होप कि जो भी मैं लिखा हूँ वो सही लिखा हूँ, ठीक है। तो ये दिस एंगल विद द हॉरिजेंटल 30 डिग्री एंड दिस एंगल ऑफ मैग्नीट्यूड 40 किलो न्यूटन, दिस 45 डिग्री, एंड द डायरेक्शन ऑफ दिस एफ फोर्स इज द थीटा। So after resolving these forces, first of all the quadrant axis, ठीक है। If we will see here that this F is making theta angle with the horizontal, इसका मतलब ये जो F की मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है F, वो हॉरिजेंटल के साथ थीटा बना रहा है, तो इसका एक कंपोनेंट आएगा F cos थीटा, एक वर्टिकल कंपोनेंट इसका जाएगा, ठीक है। तो ये जाएगा आपका वर्टिकल के साथ एंगल नहीं दिया हुआ, तो ये जाएगा F साइन थीटा, ठीक है। दोनों अननोन पैरामीटर है। दूसरा अगर हम लोग 40 किलो न्यूटन को कंसीडर करें तो हॉरिजेंटल के साथ ये 45 बना रहा है, तो हॉरिजेंटल के साथ आ जाएगा इसका 40, जहां से एंगल बना रहा वहां पर कॉस दे दो, जहां पर नहीं बना रहा वहां पर साइन कर दो, तो ये हो जाएगा 40 साइन 45, ठीक है। अब ये 90 किलो न्यूटन बचा। जब आप 90 को देखोगे तो ये हॉरिजेंटल से थीटा बना रहा है
और ये एंगल हॉरिजेंटल से सेकंड कोऑर्डिनेट में आ रहा है और ये ओरिजिन से दूर जा रहा है, तो आप क्या करोगे, ओरिजिन से दूर बनाओ। तो यहाँ से थीटा ये एंगल है, तो इसका आ जाएगा कितना, 90 cos 30, और ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट में जाएगा, तो वर्टिकल कंपोनेंट देखेंगे हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 90 sin 30। और यहाँ पर एक वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, W इज इक्वल टू 100 kN। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि ये जो फोर्सेस सिस्टम दे रखा है वो हमारा हर एक की लाइन ऑफ एक्शन एक पॉइंट पर कोइंसाइड कर रही है। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर क्या है, कंकरेंट फोर्सेस सिस्टम है, कंकरेंट फोर्स है, ठीक है। दूसरी बात, अगर ये हमारा कंकरेंट हो गया और एक वर्ड क्वेश्चन में बोला को प्लेनर है, ठीक है, तो को प्लेनर मतलब एक ही प्लेन है, टू डायमेंशनल, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं को प्लेनर एंड कंकरेंसी ऑफ फोर्सेस के लिए अभी हमने लिखा था कि हमारे पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन दो होगा। पहला होगा समेशन ऑफ एफ एक्स, हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है that this is the x direction and corresponding this is the y direction, so sum of forces is equal to 0, force is the vector quantity, so we will have to also consider the direction also, so this direction is positive taken positive, and this direction of force taken as negative data. So if we will consider this axis, so directly we can write that this 90 cos 30. So direction is the minus 90 cos 30, and this data is positive direction. So f cos theta plus this magnitude, this is the 40 cos 45, 40 cos 45 is equal to 0, ठीक है। सो दोस्त यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना कि अपन को क्या करना है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो cos थीटा इस टर्म को और इस टर्म को, तो ये वैल्यू आपकी आएगी, कैलसी से सॉल्व कर लेना, वर्चुअल कैलकुलेटर आपको गेट के लिए होगा और वैसे तो आपके पास कैलसी होगी 49.658, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। जब आप दूसरा देखोगे समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0, अपवर्ड को पॉजिटिव ले लीजिए, डाउनवर्ड को आप नेगेटिव ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी आप देखिएगा तो यहाँ से जो फोर्स मिलेगा आपको वो कुछ ऐसा मिलेगा कि डायरेक्शन आप देख लो, ये डाउनवर्ड है तो यहाँ पर लिखोगे -100, और दूसरी बात जब आप देखोगे तो ये आपके दोनों तीनों फोर्स यानी अपवर्ड है, तो लिखोगे +90 × sin 30, ठीक है। और इसको लिखोगे ये वैल्यू 40 + 40 × sin 45, पॉजिटिव अपवर्ड है इसलिए पॉजिटिव ले रहे हैं, और प्लस यहाँ पर आ जाएगा f sin थीटा इज इक्वल टू 0। जब यहाँ से आप सॉल्व करिएगा f sin थीटा इज इक्वल टू आपका ये जो डेटा आ रहा है ये आपका आ जाएगा 26.71, जब आप सॉल्व करोगे इक्वेशन सेकंड, करेस्पॉन्डिंग इसको इसको और आपका इसको, यानी ये तीनों डेटा एक डेटा दे देंगे, मैग्नीट्यूड दे देंगे, ठीक है, इस डिजिट के फॉर्म में। तो यहाँ से हमारा ये डेटा आ जाएगा। जब आप यहाँ से सॉल्व करोगे तो थीटा इज इक्वल टू, यानी आप दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन ऑफ सेकंड। तो यहाँ से आपका एफ कॉस थीटा सेकंड बाय फर्स्ट कर दीजिए क्योंकि tan थीटा की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हो, एफ साइन थीटा डिवाइडेड बाय एफ ऑफ कॉस थीटा, साइन थीटा मींस 26.71 डिवाइडेड बाय this is the 49.658, so this f to f cancel out, so this sin theta divided by cos theta is equal to tan theta is equal to 26.71 divided by 49.658. After calculating after using the calculator directly you find that this tan inverse and this data, so directly theta is equal to 28.27, so this magnitude will be theta, and after putting this theta value in this, so directly we can say that f is equal to value coming 56.35 sorry 56.358 kilonewton. So this is magnitude of f and this is the magnitude of theta. So इन्हीं दोनों की वैल्यू हमें पूछा था, हमारे दोनों की वैल्यू आ गई, ठीक है। हमें ऐसा लगना चाहिए कि कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और दोस्तों मैं अगर और इस चीज को कॉन्सेप्ट को डिस्कस कराऊं तो जब आप सर्वे में लैटिट्यूड और डिपार्चर पढ़ोगे, ठीक है, तो वहां पर आपको ये चीज पढ़ना पड़ेगा, और वहां पर इसकी इंपॉर्टेंस ही होती है, वो आपके ऑब्जेक्टिव और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वहां पे ईएस और गेट में तो जरूर क्वेश्चन पूछता है, स्टेट पीएससी में भी यहाँ से क्वेश्चन,
और अगर हम लोग सर्वे की बात करें तो वहाँ स्टेट जेई और एसएससी जेई में क्वेश्चन पूछता है। तो ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन अपन देख लेते हैं कौन सा पार्ट सही है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो जो आपका ऑप्शन होगा F इक्वल टू 56.938, या तो ए पार्ट सही है या तो बी पार्ट सही है। माइनस का डेटा नहीं आया, इसलिए ये हमारा गलत हो गया। ऑप्शन आपका सही होगा ए पार्ट। ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ दोस्त इस सेशन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कोई डाउट हो, ठीक है, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, या आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज कोई टॉपिक आपको सिविल इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा टफ लगती है, आप उसको कमेंट करके बता सकते हो, उसका आपको एक सेशन मिल जाएगा। ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो तो जरूर कमेंट करना। सो उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये लेक्चर